नमस्कार साथियों, तो मैं साहिबा विक आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज एवन एड्यू मंत्रा। तो आज हम अपनी ग्रामर की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज ग्रामर क्लास 2। आज हम करने जा रहे हैं बेटा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो कि मेरी सेकंड क्लास है। तो मेरा फ्यूचर प्लान या लेक्चर प्लान जो चलेगा वो इस हिसाब से चलेगा ताकि आपको अगली क्लास का पता रहे कि मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ। सो व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है बेटा? ग्रामर इज बेसिकली, ग्रामर क्या है? ग्रामर मैंने बताया था आपको, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्रामेटिका। ग्रामेटिका जो कि क्या है? ग्रीक वर्ड है। ग्रामेटिका विच इज अ ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ लेटर्स, यानी कला। किसकी कला? लेटर्स की कला। और हमने काफी टर्म्स पढ़ी, जैसे मैंने बताया आपको कि कई बच्चों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या है? ग्रामोफोबिया है। ग्रामोफोबिया यानी कि ग्रामर से डर लगता है उनको, फोबिया है ग्रामर का कि भाई कैसे मैम करेंगे, ग्रामर कैसे कवर होगी, और ग्रामर से डर लगता है। सो मैंने और ये भी बताया था कि हमारी क्लास में जुड़ने के बाद आपको ग्रामोफीलिया हो जाएगा, यानी कि यू विल बी इन द लव विद ग्रामर। सो ऐसी कई टर्म्स हमने की जो कि ग्रामर से रिलेटेड टर्म थी, जैसे ग्रामोफोबिया, ग्रामोफीलिया। तो ग्रामर को मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया, ग्रामर की स्टार्टिंग को, बेसिक्स ऑफ बेसिक थिंग्स इन द ग्रामर। अब हम आज चल रहे हैं जो ग्रामर में इंक्लूडेड होता है, क्या? साउंड, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लाउज, एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स द सेंटेंस। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे किसमें बेटा? ग्रामर में। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एंड फाइनली मैं एंड अप करूंगी इस टॉपिक को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह से, जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं, किससे? इस टॉपिक से, जो मैं आज आपके लिए कवर करूंगी। सो ये लास्ट हमारा एमसीक्यू पे टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में यू हैव टू कीप इन माइंड अ ट्रिक, एक ट्रिक कह लो, एक स्ट्रैटेजी कह लो, जो आपको दिमाग में रखनी है। बेटा देखिए, साउंड जो होती है वो सबसे छोटी बेसिक यूनिट कहलाती है किसकी? ओरल लैंग्वेज की। और इसी साउंड में जब हम साउंड को जोड़ देते हैं तो इट बिकम्स लेटर, ठीक है। और लेटर प्लस लेटर, यानी इसी लेटर में अगर हम लेटर को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? वर्ड। एंड वर्ड प्लस वर्ड टुगेदर मेक्स फ्रेज। एक वर्ड में एक वर्ड जुड़ जाए तो क्या बनता है? फ्रेज बन जाता है। और फ्रेज प्लस फ्रेज क्या बनाएगा बेटा? फ्रेज प्लस फ्रेज मेक्स अ क्लॉज। क्लॉज प्लस क्लॉज, clause plus clause makes a sentence. Finally our sentence complete. So और sentence के थ्रू क्या बनता है? पैसेज, स्टेंजा, आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स, तो ये सब बनता है सेंटेंस के थ्रू। अब हम चलते हैं किस पे? साउंड पे। साउंड जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है किसकी? लैंग्वेज की, इन ओरल। सो इट इज द बेसिक, it is the basic unit of language in oral। लैंग्वेज की बेसिक यूनिट है ओरल फॉर्म में, इन ओरल मौखिक फॉर्म में, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन आता है वो विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की ओरल फॉर्म में बेसिक सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? चाहे वो हिंदी में आए चाहे वो इंग्लिश में आए। हिंदी में आएगा तो बेटा आप लिखेंगे ध्वनि, और जब इंग्लिश में आएगा तो साउंड। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज इन ओरल, दैट इज साउंड। तो साउंड को और क्या कहते हैं? फोनीम भी कहते हैं। किसमें फोनीम कहते हैं? ग्रामर में। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड को हम फोनीम भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोनीम का क्या मतलब होता है बेटा? साउंड को फोनीम कहते हैं, और फोनीम का मतलब होता है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल साउंड, ठीक है। क्योंकि जो ग्रामर होती है वो किस पे फोकस करती है बेटा? करेक्टनेस पे,
साउंड की या किसी भी चीज की करेक्टनेस होती है ग्रामर में. सो द करेक्टनेस, द मीनिंगफुल साउंड इज कॉल्ड करेक्ट साउंड, मीनिंगफुल साउंड इज कॉल्ड फोनीम. देन उसके बाद जब साउंड में साउंड जुड़ती है तो इट विल मेक क्या बनाती है, लेटर. उसके बाद साउंड, एक साउंड जब दूसरी साउंड से मिलती है तो वो क्या बनाती है बेटा, लेटर बनाती है. तो लेटर हमारे पास फाइनली आ गया. आगे करते हैं, व्हाट इज लेटर. अब लेटर क्या है, तो लेटर इज बेसिकली द रिटन रिप्रेजेंट. लेटर होता क्या है ये जानना है हमें. तो लेटर होता है बेटा बेसिकली रिटन रिप्रेजेंटेशन जो होती है, लिख के जब हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड. रिटन रिप्रेजेंटेशन किसकी, साउंड की, इज कॉल्ड लेटर. रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर. ठीक है. अब ऑफ लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज. Basic unit of language in script form. Script form means in written form. In script. In script means in written form. अब कितने टोटल हमारे पास लेटर्स हैं? There are total 26 letters. There are 26 letters in English. 26 letters in English which produce, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, which produce 44 sounds. Which produce 44 sounds, जिसके बारे में मैं कल के चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी बहुत डीप में. अब बेटा क्वेश्चन आता है कि कितनी टोटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये 26 लेटर. कई बच्चे लिख देते हैं 26 लेटर है, 26 साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नहीं, ये 26 लेटर है और 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सो 44 साउंड्स ये प्रोड्यूस करते हैं. अब ये जो सिस्टमैटिकली, जब ये लेटर्स को सिस्टमैटिक वे में हम अरेंज कर देते हैं तो उस सिस्टम को पूरे क्या कहते हैं हम, अल्फाबेट. सो द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसका, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स क्या कहते हैं उसको, अल्फाबेट कहते हैं. ठीक है. इज कॉल्ड अल्फाबेट. ठीक है. अब अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट सिर्फ एक होता है. देयर इज ओनली वन अल्फाबेट. देयर इज ओनली अल्फाबेट कितने होते हैं, सिर्फ एक होता है, ओनली वन अल्फाबेट. ठीक है. अब अल्फाबेट तो एक होता है, पर कैसे एक क्यों होता है, क्वेश्चन आता है पेपर में, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर. तो बच्चे क्या लगा देते हैं कि 26 अल्फाबेट है. क्यों 26 इसलिए लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि अल्फाबेट क्या होते हैं, लेटर. नहीं, अल्फाबेट उस ए टू जेड की पूरी जो सीरीज है, पूरी ABCD A to Z है, उसको पूरे को मिला के क्या कहते हैं, अल्फाबेट. तो अल्फाबेट कितना हुआ, एक. यानी कि वर्णों की पूरी माला को क्या कहेंगे, वर्णमाला, अल्फाबेट. ठीक है. अब अगर पेपर में आ जाता है अल्फाबेट्स तो ये भी गलत होगा, क्योंकि कितना होता है, अल्फाबेट सिर्फ एक ही होता है. या फिर अगर अल्फाबेट आ जाता है तो वो भी गलत होगा. ठीक है. ये भी गलत होगा. तो बेसिकली करेक्ट सिर्फ यही है और अल्फाबेट सिर्फ एक ही होता है. बट अगर कहीं अल्फाबेट्स यूज हो रहा है, कहीं यूज हो रहा है, क्या वर्ड यूज हो रहा है बेटा, अल्फाबेट्स. अगर अल्फाबेट्स यूज होता है तो आपका दिमाग खनकना चाहिए कि बेटा अल्फाबेट तो एक ही हो रहा है, तो यहाँ पे अल्फाबेट्स क्यों यूज हुआ है. तो इट इज डिनोटिंग द लैंग्वेज. तो कहीं अगर अल्फाबेट की जगह अल्फाबेट्स आता है तो अल्फाबेट्स मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी इट इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट अल्फाबेट्स. तो ये इसकी बात कर रहा है, लैंग्वेजेस की बात कर रहा है. ठीक है. सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑफ, दैट इज वर्ड.
अब हम वर्ड की तरफ चल रहे हैं। वर्ड क्या होता है? व्हाट इज अ वर्ड? सो लेटर में जब लेटर जुड़ता है तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। सो लेटर प्लस लेटर मेक्स वर्ड। इसका क्या मतलब है? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इज कॉल्ड वर्ड। टू मेक अ वर्ड, अब वर्ड को बनाने के लिए एक वॉवल इज कंपल्सरी। एक वर्ड को बनाने के लिए हमें एक वॉवल जरूर चाहिए वर्ड में। सो टू मेक अ वर्ड, टू मेक अ वर्ड वन वॉवल इज कंपल्सरी। क्यों एक वॉवल कंपल्सरी होता है बेटा? वाई? बिकॉज जो सिंगल कॉन्सोनेंट होता है वो कभी भी एक वर्ड नहीं बना सकता। बिकॉज अ सिंगल कॉन्सोनेंट कांट मेक अ वर्ड। सिंगल कॉन्सोनेंट कभी भी एक वर्ड नहीं बना सकता, कांट मेक अ वर्ड। बट एक सिंगल वॉवल एक पूरा अपने आप में कंप्लीट वर्ड बन सकता है। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना, शी इज अ गर्ल, तो अ इधर क्या है? पूरा एक कंप्लीट वर्ड है। तो अ सिंगल वॉवल कैन मेक अ वर्ड। सो देयर आर टू वॉवल्स जो वर्ड बनते हैं। देयर आर टू वॉवल्स, ऐसे दो ही वॉवल हैं जो वर्ड का काम करते हैं। टू वॉवल्स कौन कौन से? ए और आई। ठीक है, ए और आई जब आते हैं, जैसे शी इज अ गर्ल या आई एम अ बॉय, ठीक है, तो आई जो है पूरा वर्ड का काम कर रहा है कि आई पूरा अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दे देती हूँ आई एम अ बॉय, तो इधर आई भी पूरा काम कर रहा है एक वर्ड का और अ भी पूरे एक वर्ड का काम कर रहा है। पर अगर एक कॉन्सोनेंट अकेले लिख दें, जैसे एम अ गर्ल, तो एम कुछ नहीं होता, एम सिर्फ कुछ नहीं होता, एम एक कॉन्सोनेंट है, तो वो अपने आप में वर्ड कभी भी नहीं बन सकता। उसको क्या चाहिए? किसका सहारा चाहिए? उसको हमेशा एक वॉवल का सहारा कॉन्सोनेंट को चाहिए होता है। पर वॉवल दो हैं, जैसे ए और आई, इनको किसी का सहारा नहीं चाहिए होता क्या बनने के लिए? इनको किसी का सहारा नहीं चाहिए होता वर्ड बनने के लिए, अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वर्ड के बारे में और कुछ जान लेते हैं। वर्ड कुछ नहीं होता, वर्ड इज नथिंग बट अ पार्ट, एक पार्ट होता है किसका? स्पीच का, बट अ पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड सिर्फ एक मात्र पूरी स्पीच का पार्ट होता है। एक एक वर्ड स्पीच में आता है, तो वर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 टोटल पार्ट होते हैं स्पीच के। ठीक है, बट इन मॉडर्न टाइम्स में क्या कंसीडर किया जाता है? बट इन मॉडर्न टाइम्स आर्टिकल इज रिगार्डेड एज अ नाइन्थ पार्ट माना जाता है। किसको? आर्टिकल को। तो पहले वैसे 8 पार्ट्स ही हैं, देयर आर ओनली 8 पार्ट्स, पर अब मॉडर्न टाइम्स में आर्टिकल को भी अलग कंसीडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। सो इट इज कंसीडर्ड एज अ 9th पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, बट इन रियलिटी क्या है? सच्चाई क्या है? बट इन रियलिटी आर्टिकल जो है वो क्या है? इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल एक पार्ट है किसका? एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। बट हम क्या कर रहे हैं? उसको आज की डेट में जो आर्टिकल जो एडजेक्टिव का हिस्सा है उसको हम अलग बना रहे हैं, उसको हम अलग टर्म दे रहे हैं, जैसे 9th पार्ट की तरह हम कंसीडर करते हैं आजकल आर्टिकल को। सो अब बेटा
कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection, ये टोटल कितने हुए बेटा? 8 हुए। और नौवा कौन सा है जो मैंने आपको बताया? दैट इज आर्टिकल। नौवा पार्ट है आर्टिकल। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे बढ़ते हैं, एक बात और इम्पॉर्टेंट जान लेते हैं, वो क्या? वर्ड की कितनी फॉर्म्स होती हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स अ वर्ड हैज? वर्ड की 4 फॉर्म्स होती है। 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स: नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एक अगर वर्ड है, एक अगर वर्ड हमारे पास है, वो या तो नाउन होगा, या तो वो ही वर्ड वर्ब होगा, या तो वो एडजेक्टिव होगा, या तो वो एडवर्ब होगा। तो ये 4 ही फॉर्म है कि वर्ड यही पॉसिबल 4 हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। अब कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। अब जैसे हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो वर्ड्स को पढ़ते समय मेरे दिमाग में एक वर्ड आ रहा है कि जब हम वर्ड्स को पढ़ ही रहे हैं, तो वर्ड्स की स्टडी को, यानी कि स्टडी ऑफ न्यू वर्ड्स, अगर हम नए वर्ड्स सीखते हैं तो स्टडी ऑफ न्यू वर्ड्स को क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ न्यू वर्ड्स को कहेंगे नियोलॉगिज्म, ठीक है। अगर हम नए की बात कर रहे हैं कि न्यू वर्ड्स की स्टडी को न्यूलॉगिज्म कहते हैं। नियोलॉगिज्म तो हम पुराने की भी बात कर लेते हैं, जब वर्ड्स की चर्चा कर ही रहे हैं। तो स्टडी ऑफ ओल्ड वर्ड्स, ओल्ड और ऑब्सोलीट वर्ड्स, ऑब्सोलीट वर्ड्स और फ्रेजेस इज कॉल्ड आर्केज्म। इसको कहते हैं आर्केज्म। और बेटा एक बात इसके साथ और जान लो कि साइंस जो होती है किसकी? साइंस ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड्स। साइंस यानी कि अरेंजमेंट, किसकी अरेंजमेंट? वर्ड्स की, न्यू वर्ड्स को बनाना, उसको क्या कहेंगे? साइंस ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड्स, ऑफ मेकिंग, साइंस ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स को कहेंगे इटिमोलॉजी। ठीक। और अगर कोई एक ऐसा वर्ड हो जिसमें सारे A to Z सारे अल्फाबेट्स आ जाए फ्रॉम, अगर कोई ऐसा वर्ड हो that has a word that has A to Z all the alphabets, ठीक है, वर्ड जिसमें क्या आ जाए? A to Z सारे लेटर्स आ जाएं, तो उसको क्या कहेंगे? पेनग्राम। यानी कि 26 के 26 जिसमें लेटर हो उस एक वर्ड में, तो उसको क्या कहेंगे? पेनग्राम, ठीक है। तो दैट इज नेम्ड एज पेनग्राम। आगे चलते हैं। स्लेबल क्या है? स्लेबल होती है मात्रा, ठीक है, मात्रा। अब मात्रा यानी कि ये क्या है? इट इज दैट पार्ट, वो पार्ट होता है वर्ड का जो कि सिंगल एफर्ट में अटर किया जाए, उसको कहते हैं स्लेबल। सो इट इज दैट पार्ट, पार्ट और वर्ड या फिर पूरा वर्ड, ठीक है, वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड uttered by single effort, सिंगल एफर्ट में जो अटर किया जाए उसको क्या कहते हैं? स्लेबल, इज कॉल्ड स्लेबल।
अब हर सिलेबल में एक सिलेबल अपने आप में तब पूरा होगा जब उसमें क्या होगा, एक वोवल होगा। तो एवरी सिलेबल मस्ट हैव वन वोवल, मस्ट हैव वन वोवल होना एक सिलेबल में उसको बनाने के लिए अनिवार्य है। अब जैसे कि मैं देखूं, अगर एक सिंगल वर्ड है मैन, तो ये सिंगल बारी में अटर हो रहा है, तो इसमें कितने सिलेबल हैं? ये वर्ड अपने आप में पूरा है, दैट इज अ वन सिलेबल, इसमें वन सिलेबल है। बट अगर मैं वहीं देखूं टुडे, तो टुडे में कितने सिलेबल होंगे? टू और डे, क्योंकि ये कितनी बार में अटर हो रहा है? टू टाइम्स में, टू और डे। तो और दोनों में एक एक वोवल है, इसमें ओ इसमें ए, तो कितने सिलेबल हो गए? इसमें दो सिलेबल हो गए। प्रत्येक पार्ट में एक एक वोवल है। अब जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में क्या है? इसमें कितने सिलेबल है? तीन सिलेबल है। टू, उसके बाद टी, उसके बाद फुल, तो ब्यू में ठीक है एक ये टी और तीसरा फुल, तो इसमें कितने सिलेबल हो गए? तीन सिलेबल हो गए ब्यूटीफुल में। तो बेटा इसी प्रकार जो भी वर्ड एक जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, तो तीन बार में अटर हो रहा है, तो इसमें तीन सिलेबल हो गए, ठीक है। और हर एक में वोवल है, देखिए टी के साथ भी, इसको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा, टी के साथ भी वोवल है, टी के साथ भी आई है, और इसमें भी वोवल है, और यू इसमें भी वोवल है। तो तीनों में पार्ट्स में क्या है? हमारे पास वोवल है। तो ये हो गया ब्यूटीफुल। अब एग्जाम्पल है जैसे स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग पहले मैं बोलूंगी स्ट्रॉन्ग, तो स वाले पार्ट में कोई वोवल नहीं है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, पर इसमें सिलेबल कितने हैं? सिलेबल एक ही है। इसमें दो सिलेबल नहीं है, दो भागों में डिवाइडेड जरूर है, पर इसमें सिलेबल सिर्फ एक ही है। क्यों? एक ही पार्ट में है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग, स वाले पार्ट में सिर्फ कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है उस पार्ट में। तो जिस पार्ट में वोवल नहीं होता वो पार्ट सिलेबल नहीं कहलाता। तो ये क्या हो गया? सिंगल सिलेबल हो गया इसमें स्ट्रॉन्ग में। तो स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है स्ट्रॉन्ग, तो दैट हैज, इसमें वोवल है तो एक ही सिलेबल हो गया, वन सिलेबल, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेबल। सिलेबल दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेबल, दो टाइप होते हैं सिलेबल्स के। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? पहला होता है लॉन्ग सिलेबल एंड दूसरा होता है शॉर्ट सिलेबल, ठीक है। अब इनके सिंबल क्या होते हैं? लॉन्ग सिलेबल का ये होता है और शॉर्ट सिलेबल का ये सिंबल होता है, यानी कि लंबी मात्रा, बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा। सो बेटा अब हम करने जा रहे हैं क्या? फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है? जब वर्ड्स में वर्ड जुड़ता है तो वो क्या बनाता है? फ्रेज। सो मीनिंगफुल, इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है? मीनिंगफुल ग्रुप होता है किसका? वर्ड्स का। इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। सो इट हैज, और जिसकी सेंस भी बननी चाहिए। मीनिंगफुल ग्रुप तो होता है फ्रेज, कि एक वर्ड जैसे मैंने बोल दिया टॉल मैन, तो दोनों का मतलब होता है कुछ ना कुछ, ये फ्रेज ही हो गया। टॉल मैन ये एक फ्रेज हो गया, क्यों? वर्ड में वर्ड जुड़ गया, टॉल में मैन जुड़ गया, वर्ड प्लस वर्ड मेक्स फ्रेज। सो इट इज द वर्ड प्लस वर्ड फ्रेज बनाता है। पर वो वर्ड्स क्या होने चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि मैन का भी कुछ मतलब होता है और टॉल का भी कुछ मतलब होता है। सो इट हैज सम सेंस, उसकी कुछ सेंस होनी चाहिए। इट हैज सम सेंस, पर उसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती। इट हैज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट, ठीक है। दैट इज कंप्लीट नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? इट हैज पार्शियल सेंस। जैसे कि राम, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, अगर मैं लिख दूं राम, एक वर्ड, दो वर्ड और तीसरा वर्ड, ये क्या बन गया? फ्रेज बन गया, क्योंकि वर्ड प्लस वर्ड क्या बनाते हैं? फ्रेज। बट राम एंड श्याम मैंने लिख दिया। अब राम का भी मतलब होता है कुछ, एंड का भी मतलब होता है कुछ, श्याम का भी मतलब होता है कुछ।
तो इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है, कंप्लीट नहीं है, पार्शियल मीनिंग है. सो इट डज नॉट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, इट हैज अ पार्शियल मीनिंग. सो दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर, ये कहीं भी यूज हो सकते हैं. दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस. सेंटेंस में ये फ्रेजेस कहीं भी यूज हो सकते हैं. ठीक है. दैट इज इन द बिगनिंग, शुरुआत में भी फ्रेज यूज हो सकता है. इन द मिडल ऑल्सो, इन द एंड ऑल्सो. ठीक है. अब जो ये एक फ्रेज होता है, इसके दो पार्ट होते हैं. क्या क्या? एक पार्ट होता है हेड वर्ड, और बेटा दूसरा पार्ट क्या होता है? मॉडिफायर. सो 2 फैक्टर्स. क्या क्या 2 फैक्टर होते हैं इसके? पहला इसका होता है हेड वर्ड. ठीक है, हेड वर्ड होता है, और दूसरा क्या होता है? एंड मॉडिफायर. ठीक है. अब बेटा हेड वर्ड होता है और मॉडिफायर होता है. अब मॉडिफायर में भी 2 होते हैं, एक प्री मॉडिफायर और एक पोस्ट मॉडिफायर. प्री अब एक सेंटेंस ले लेते हैं जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फॉर एग्जाम्पल टॉल मैन इन द स्ट्रीट. ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने. अब इसमें हेड वर्ड, मेन वर्ड क्या है? हेड वर्ड, दैट इज मैन. तो हेड वर्ड क्या हुआ? मैन. अब इसके आगे मॉडिफायर लगा है, दैट इज प्री मॉडिफायर. वो क्या है? प्री मॉडिफायर क्या है? टॉल. और जो ये मैन है वो है कहाँ पे? स्ट्रीट में. तो इसके अंदर पोस्ट मॉडिफायर भी लगा है, दैट इज इन द स्ट्रीट. तो दिस इज पोस्ट मॉडिफायर. तो मतलब इसके कहने का मेरा मतलब क्या है कि मॉडिफायर आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, और दोनों मॉडिफायर साथ भी आ सकते हैं. ठीक है. अब जो फ्रेज है उसके 4 टाइप्स होते हैं बेटा. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फ्रेजेस. तो बेसिकली 4 जो टाइप्स हैं फ्रेजेस के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. फ्रेजेस के 4 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है. ठीक है. नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज, ये 4 इसके टाइप्स होते हैं. ठीक है. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. अब बेटा हमें आगे बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं, पर आज के लिए मुझे लग रहा है इतना लोड आप पे बहुत है. आप इसको ही अच्छे से बार बार एक बार बैक करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ताकि ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें. मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो इसके अच्छे से बैक करके नोट्स बना लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए. और कल हम करेंगे क्लॉज करेंगे, बस क्लॉज रह गया और सेंटेंस रह गया. ये 2 टॉपिक हम कल ख़त्म कर देंगे, क्लॉज एंड सेंटेंस. एंड आफ्टर दैट वी विल डू, उसके बाद हम क्या करेंगे? MCQ क्वेश्चंस करेंगे. सो वी विल डू द MCQ questions on this topic.